तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से बेसिस पे। कल हमने जो कंसेप्ट देखे हैं उसके बेसिस पे इसे कैसे सॉल्व करना है वो अभी हम ट्राई। तो मैंने बताया था कि इन चारों में से आपको क्या करना है, बताना है किसकी कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा होगी। 1 मिनट। किसकी कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि यहाँ पे 1815 है, 1718 है, 1745 है और 1715 है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है इस 3 मेंबर्ड वाले मॉलिक्यूल की है। अब आपको क्या करना है, कंसेप्ट लगाकर देखना है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों है, इस 3 मेंबर्ड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों है। तो सबसे पहले देखो आईआर में, ओके, आईआर में फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है मॉलिक्यूल के बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है मॉलिक्यूल के बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। मतलब किसी मॉलिक्यूल के लिए तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उस पे डिपेंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सी सी, सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी की, तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है। मतलब ओके, आवाजाचा प्रॉब्लेम सगळ्यांनाच येतोय का? आवाज येतोय व्यवस्थित आता? ठीक है, ट्राई करू। तो यहाँ पे ये जो सीसी बॉन्ड है इसकी होती है लगभग 1200 के नियर अबाउट। यहाँ पे होती है कितनी, 1650, लगभग इतनी होती है। और यहाँ पे होती है इतनी। ओके, नियर अबाउट मैंने बता दिया। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जब सीसी सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पे इतनी फ्रीक्वेंसी थी, जब सी डबल बॉन्ड सी था तो इतनी थी, और ट्रिपल बॉन्ड जब था तो इतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थी। मतलब यहाँ पे देखो सिंगल से डबल बॉन्ड जब हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जब डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड है इस बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे। जितना ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मतलब देखो यहाँ पे भी ये इस सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे ये और ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब इसे तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, अभी अब एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का कोरिलेशन क्या है, जितनी एनर्जी ज्यादा होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको ये पता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू क्या हो सकता है, सी अपॉन लैम्डा। सो E इज इक्वल टू एच 1/लैम्डा क्या होता है, न्यू बार। तो इसमें भी देख सकते हो इन दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि
कौन सा बॉन्ड जो है, इन चारों में से कौन सा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड होगा। तो थ्री मेंबर्ड की मैं अगर बात करूं तो कल मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखेंगे। देखो, अब बॉन्ड एंगल कहाँ पे देखेंगे। देखो, कार्बोनिल बाहर की साइड है, रिंग के बाहर में, बाहर की कार्बोनिल है, तो बॉन्ड एंगल जो है हम बाहर की साइड का देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इन चार मॉलिक्यूल्स को देखूं तो बाहर का साइड का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, इस थ्री मेंबर मॉलिक्यूल में। जैसे कि कल हमने देखा था, यहाँ पे जो था ये 144 डिग्री, और इस फोर मेंबर्ड में होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे और कम होगा बाहर की तरफ, यहाँ पे और उससे ज्यादा कम होगा। ये डिपेंड किस पे होता है, जो इनर साइड का एंगल है इस पे डिपेंड होता है। जितना इनर साइड का बॉन्ड एंगल, अंदर की तरफ का बॉन्ड एंगल कम होगा, उतना ही बाहर की तरफ का ज्यादा होगा। जितना अंदर की तरफ का कम होगा, उतना ही बाहर की तरफ का ज्यादा होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट ही पता चले, पर अगर आप इस तरह से भी देख लेते हो कि अंदर की तरफ का क्या है तो बाहर की तरफ का क्या होगा, इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बाहर की तरफ ज्यादा है, और यहाँ पे जैसे जैसे जाओगे तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे मैं इसे नंबर्स लिखता हूँ, और हम बताएंगे सबसे पहले कि बॉन्ड एंगल्स क्या है। तो बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल वन में सबसे ज्यादा है, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री। हम बाहर की तरफ का बात करें तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, बॉन्ड एंगल तो बता दिया आपने। अब बॉन्ड एंगल का रिलेशन किसके साथ है। बॉन्ड एंगल का रिलेशन है यस कैरेक्टर के साथ। मतलब यस कैरेक्टर जो है वो डिपेंड होता है बॉन्ड एंगल पे। तो जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा यस कैरेक्टर होता है। जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है उतना यस कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, मतलब यहाँ पे यस कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। यहाँ पे यस कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ओके, अब ये है यस कैरेक्टर की ऑर्डर। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद देखना है कि अगर यस कैरेक्टर ज्यादा है, अगर यस कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या होगा। यस कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने से उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी। तो हम बताएंगे यहाँ पे एनर्जी, मिनट, ओके। तो यहाँ पे एनर्जी किसकी कम होगी सबसे, जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पे एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो एनर्जी की ऑर्डर ये रहेगी, सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो इस मॉलिक्यूल की होगी। अब जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी अनस्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी अनस्टेबिलिटी ज्यादा। तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है स्टेबल होने का, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। अगर ये स्टेबल है इन चारों में, ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है उन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल है। मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे, ये इस कार्बोनिल ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। ओके, तो अभी ये तो हमें पता चल गया कि कौन सा बॉन्ड वीक है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है। तो इन चारों की मैं बात करूं, ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और ये जो लास्ट मॉलिक्यूल में है ये सबसे ज्यादा क्या है, वीक है। तो यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात तो देखो, जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मतलब जो मॉलिक्यूल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसके कंपेयर
में, और यहाँ पे देख सकते हो इसकी है 1815, इसकी है 1780, इसकी है 1745, और आप देख सकते हो। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? आगे चले। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पे और एक एग्जांपल है, और आपको यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ पे आपको बताना है उसकी डोनर एबिलिटी। क्या बताना है? डोनर एबिलिटी। अब डोनर एबिलिटी कब बताओगे? जब इस पे कुछ आयनायन बनेगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है। अब इसकी डोनर एबिलिटी अभी आप बताओगे। ठीक है, तो ट्राई करो। डोनर एबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे? अगेन सेम, पहले बॉन्ड एंगल देखोगे। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें है? फर्स्ट में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है बाहर की तरफ, मतलब यस कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब एनर्जी कम है। एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, तो एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो है 3 और 4। 4 में सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो जहां पे एनर्जी ज्यादा होगी, जहां पे एनर्जी ज्यादा होगी, वही आपका होमो होगा। ओके, होमो में क्या होना चाहिए? हाईएस्ट एनर्जी। होमो में हाईएस्ट एनर्जी होनी चाहिए। तो जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है वही आपका होमो होगा, मतलब वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब वही अच्छा डोनर भी होगा। तो इन चारों में डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा है? इन चारों में से डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा है 4 की। उसके बाद कौन सा होगा? 3, 2 और 1। अब यहाँ पे जो 1, ये जो मॉलिक्यूल है, रिमेम्बर्ड मॉलिक्यूल, इसकी डोनर एबिलिटी अच्छी नहीं है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी? इसके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी हम बात करें। यहाँ पे हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, जिसमें जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट है। तो इस एनर्जी कम होने की वजह से ये अच्छी तरह से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो डोनेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, एक्सेप्ट करने की एनर्जी कम चाहिए। ओके, तो आगे वाला क्वेश्चन आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे ट्राई करो। तो देखो, यहाँ पे H प्लस दिया है। अब ये H प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस मॉलिक्यूल में जो है, इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें से कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर कौन सा होमो अच्छा होगा जो इस H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा? क्या सिग्मा बॉन्ड करेगा, पाई बॉन्ड करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? तो आपको पता है कि सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है, यही अच्छा आपका होमो होगा। इसकी ही एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है कि आपके पास 3 नाइट्रोजन एटम्स है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। तो इन तीनों नाइट्रोजन में से कौन सा नाइट्रोजन जो है वो इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये अभी आपको बताना पड़ेगा। तो
देखो नाइट्रोजन तो तीन है, पर इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। जैसे कि देखो, ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। ये थ्री, ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है और sp3 है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो sp sp2 और sp3 में डिफरेंस क्या है, ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसमें डिफरेंस है यस कैरेक्टर का। मतलब क्या है? देखो यहाँ पे यस कैरेक्टर इक्वल है, मतलब 50%, 50%। यस कैरेक्टर 50% है, पी कैरेक्टर 50%। पर यहाँ पे देखो ये यस कैरेक्टर जो है वो कम हो गया, ये लगभग इतना होगा 33%। यहाँ पे और कम है, यहाँ पे 25% यस कैरेक्टर है। मैंने कल भी ये सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया था। तो जहाँ पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है, जहाँ पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो सबसे पहले यस कैरेक्टर जहां पे ज्यादा है, यस कैरेक्टर जहां पे ज्यादा है वहां पे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और वहां पे एनर्जी क्या होगी? एनर्जी, एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। मतलब जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे एनर्जी सबसे कम है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है। एस पी जहां पे है वहां पे एनर्जी सबसे कम है। sp2 में एनर्जी थोड़ी और ज्यादा होगी, sp3 में सबसे ज्यादा होगी। तो जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होगा, याद रखना वहां पे, जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे एनर्जी कम रहेगी, और जहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो ये एनर्जी की यहाँ पे ऑर्डर है। अगर आपको एक बार एनर्जी की ऑर्डर पता चल गई, तो अब इसमें से आपको क्या करना है? अच्छा होमो कौन सा है, कौन होता है? जिस एनर्जी हाईएस्ट है वही अच्छा होमो होता है। अब अच्छा होमो कौन सा? sp3, मतलब वो वाला नाइट्रोजन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और आगे जाके प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो। यहाँ पे और एक सेम क्वेश्चन है, ओके, एसिड और बेस का। तो हमें आपको आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे OH और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कौन सा अच्छा डोनर होगा, या फिर यहाँ पे बेस कौन सा अच्छा होगा। तो देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मैं बात करूँ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करूँ, तो ये ऑर्डर है इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो एनर्जी की ऑर्डर क्या होगी? एनर्जी की ऑर्डर नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। मतलब इसके बाद डोनर अच्छा कौन सा होता है? जिसकी एनर्जी ज्यादा है वही अच्छा डोनर है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा? इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन वाटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन वाटर? इन चारों को आपको अच्छी तरह से देखना है और मुझे बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये पूछता है वाटर में। तो चलो ट्राई करो और बताओ मुझे कि इनमें से
ए बी सी डी में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। उसके बाद ऑर्डर देखते हैं। जब तक आप बताओगे नहीं आगे नहीं चलेंगे हम। आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, कोई एक बताओ जो आपको लगता है कि स्ट्रांग है, उसके बाद मैं ऑर्डर बताऊंगा। ए बी सी डी में स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ठीक है चलो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन चारों में डिफरेंस क्या है और कौन से बेसिस पे आप इसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, कौन से बेसिस पे आप इसे डिफरेंशिएट करोगे। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और बाकी जितने भी है ये sp3 है। यहाँ पे ये भी sp3 है और ये वाला भी जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। अब इससे क्या होगा, ये आपको पता चल जाएगा कि अगर sp2 और sp3 है तो जहां पे यस कैरेक्टर ज्यादा होता है, मतलब यस कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, पी कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, तो जहां पे पी कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पे एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये एनर्जी की ऑर्डर है, ये एनर्जी की ऑर्डर है। तो जहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम कोई होगा वो ज्यादा डोनेट करेगा किसके कंपैरिजन में, sp2 के कंपैरिजन में। ओके, तो ये जो सी मॉलिक्यूल है, सी मॉलिक्यूल जो है वो सबसे कम डोनेट करेगा, सबसे कम डोनेट करेगा। और आपको यहाँ पे बताना क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। बेस की डेफिनेशन क्या है, आपको बताना है कि बेस कौन सा है। बेस स्ट्रॉन्ग कब होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा, जब वो गुड डोनर हो। डोनर होना चाहिए ना बेस। ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर को डोनेट किया, प्रोटॉन को मतलब एसिड को, इसका मतलब ये नाइट्रोजन बेस की तरह एक्ट हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के लिए वो गुड डोनर होना चाहिए और सी सबसे खराब डोनर है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। अब बाकी बचे हुए जो ए बी और डी, इसमें देखते हैं। अब ए बी डी में देख सकते हो आप, ये नाइट्रोजन तो sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। पर जो ए में नाइट्रोजन है वो sp3 भी है और देखो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। और जब भी किसी मॉलिक्यूल में कोई कॉन्जुगेशन होता है तो वहां पे उस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी है इसका मतलब एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम है मतलब अच्छा डोनर नहीं होगा। तो उसके बाद जो सबसे कम एनर्जी होगी या सबसे कम डोनर एबिलिटी होगी वो ए की होगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये नाइट्रोजन एटम जो है इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है और ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, ये पायरॉल है ना, तो ये एरोमेटिक भी होता है। और जितने सारे एरोमेटिक्स मॉलिक्यूल हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और जो एरोमेटिक नहीं है उनके कंपैरिजन में। अब बी और डी में देखना है कि बी और डी में सबसे ज्यादा डोनर कौन सा है। तो बी और डी की मैं बात करूं तो बी और डी में डिफरेंस क्या है, बी 5 मेंबर्ड है
और डी जो है वो 6 मेंबर है। बी जो आपके पास है वो 5 मेंबर है और डी जो है वो 6 मेंबर है। तो अभी यहाँ पे डिफरेंस यही है। तो हम देखेंगे बॉन्ड एंगल की कंसेप्ट यहाँ पे। देखो इस तरह से हमने जो कंसेप्ट देखे हैं उसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो 5 मेंबर में अंदर की तरफ का बॉन्ड एंगल 6 मेंबर के कंपैरिजन में कम है। 5 मेंबर में अंदर की तरफ का जो बॉन्ड एंगल है वो 6 मेंबर के कंपैरिजन में कम है। मतलब बाहर की तरफ का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे ये ज्यादा होगा। तो मैं अगर बॉन्ड एंगल की बात करूं कौन से तरफ की, बाहर की तरफ की, तो देखो ये जो बी है इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और ये डी। तो जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वहां पे यस कैरेक्टर क्या होता है, यस कैरेक्टर ज्यादा होता है और एनर्जी एनर्जी कम होती है। यस कैरेक्टर ज्यादा होगा और एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, बी वाले मॉलिक्यूल में जो है, 1 मिनट, बी वाले मॉलिक्यूल में सबसे कम एनर्जी होगी। और जहां पे एनर्जी कम होगी वो अच्छा डोनर नहीं होगा, मतलब बी। और सबसे ज्यादा जो है वो डी। तो डी की एनर्जी सबसे ज्यादा है इसलिए ये क्या होगा, अच्छा डोनर होगा। और ये क्या है इसकी डोनर एबिलिटी, ये है डोनर एबिलिटी। डोनर एबिलिटी मतलब ही क्या है, बेसिसिटी, बेसिसिटी। क्योंकि जो अच्छा डोनर है वही अच्छा बेस भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इसे सॉल्व किया। तो जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है, जो भी कंसेप्ट बताई है उसे अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बाद में बता सकते हो। ये क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किया था। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा न्यूक्लियोफाइल्स पे। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो होगा न्यूक्लियोफाइल्स पे, कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। अभी आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो डोनर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसीज। ओके, अब डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल्स हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। ओके, इस टाइप के मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है ये सभी, जो अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होंगे। इन सभी के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे वो डोनर की तरह यूज करवाएंगे और न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे। यहाँ पे एनायनिक है, उन जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा। आगे जाके देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स also act as a nucleophiles। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स होती है उसे वो क्या कर सकता है, इसे ये डोनेट कर सकता है। अगर ये डोनेट करवाएगा मतलब अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होना चाहिए, अच्छा एक्सेप्टर होना चाहिए। तो ये जो TiCl4 है उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो ये डोनर बन गया है, न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किस टाइप के बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि इसके पहले भी मैंने बताया है कि जब भी आपको डोनेट करना होता है तो सिग्मा बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, डोनर हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि पाई बॉन्ड किस तरह से अटैक करेगा। तो कल जो एग्जांपल देखा था हमने, उसमें मैंने दिखाई थी रिएक्शन कि जब भी इथीन Br2 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एडिशन हो जाती है ब्रोमीन के पाई बॉन्ड के अक्रॉस। तो इस तरह से पाई बॉन्ड भी जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे बेंजीन पे देखो, बेंजीन पे भी आप एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हो। कौन सी रिएक्शन? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन में भी बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज होता है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हो, पाई बॉन्ड को यूज कर सकते हो। क्या हम सिग्मा बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करवा सकते हैं? तो हाँ, आप सिग्मा बॉन्ड को भी क्या कर सकते हो? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये जनरली पोलर सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलर सिग्मा बॉन्ड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं पोलर सिग्मा बॉन्ड की बताऊं तो जनरली कार्बन और मेटल्स के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? पोलर सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। मतलब क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मेटल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। अब देख सकते हो कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। मतलब होगा क्या? इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होगा? कार्बन क्या करेगा? बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये शेयरिंग के जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा? खुद की तरफ खींच लेगा, खुद की तरफ खींच लेगा। ओके, तो मेटल ने क्या किया? खुद का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी लूज किया, इसलिए कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और मेटल पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो जनरली इस तरह से ये पोलर बॉन्ड्स होते हैं और उसे अब पोलर सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो जो भी कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड रहेगा वो पोलर सिग्मा बॉन्ड रहेगा, और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह, अभी देखो यहाँ पे C माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करवा सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? आपके लिए फेमस मॉलिक्यूल है ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम, जो यहाँ पे बेस की तरह भी यूज करते हो आप। ये बेस भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ओके, इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgBr, R माइनस, Mg+2, Br माइनस। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो R ग्रुप है और मेटल है इसके बीच में जो बॉन्ड है ये भी क्या है? ये भी पोलर है और ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा। सो ऑल RM बॉन्ड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, फिर चाहे वो किसी भी मेटल के साथ हो, कार्बन लिथियम, कार्बन मैग्नीशियम, कार्बन कॉपर, कार्बन कैडमियम और कार्बन Hg के साथ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी मेटल कार्बन से अटैच है तो वो बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक होगा, पोलर होगा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन की लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट करेगा BH3। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बोरॉन के पास क्या होता है? बोरॉन के पास होता है पी ऑर्बिटल। किस टाइप का पी ऑर्बिटल? एम्प्टी पी ऑर्बिटल। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह,
एक्सेप्ट करेगा बोरॉन, कौन से ऑर्बिटल में, एमटीपी ऑर्बिटल में। और जब ये एमटीपी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो देखो ये बी एच और एच बन जाएगा। अब ऑक्सीजन ने क्या किया है, खुद के पास के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे डोनेट किया है, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाए हैं एमटीपी ऑर्बिटल में, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेस में आए हैं, इसलिए इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, इसलिए इस पे होगा नेगेटिव चार्ज। अब देखो इससे हुआ क्या है, पहले देखो ये कीटोन था, अब ये इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये अभी कन्वर्ट हुआ है ऑक्सोनियम आयन में, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सोनियम आयन में। अब इससे क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन जो है मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बोनिल के कंपैरिजन में भी ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा, इससे ये क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ओके, खुद की तरफ अट्रैक्ट करवाएगा, इससे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और ये कार्बन जो है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा। अगर ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक बनता है तो कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है किस तरह से, बोरॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, बोरॉन कितने बॉन्ड्स बनाता है, बोरॉन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स। फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ देखा है हमने मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से बोरॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और उसके पास पी ऑर्बिटल भी होता है। अब यहाँ पे देखो इसकी वैलेंसी 4 हो गई, बोरॉन की वैलेंसी 4 होगी, उसने 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया है और उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल है तो खुद को स्टेबल करवाने की कोशिश करेगा, किस तरह से, ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन वो ट्रांसफर करेगा इस कार्बन पे। अब किसकी फॉर्म में वो ट्रांसफर करेगा, तो देखो यहाँ पे बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन होगा जब इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ था। अब होता क्या है, ये हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला आता है, हाइड्रोजन क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। मतलब ये कौन से फॉर्म में है, हाइड्रोजन के पास पहले एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, मतलब ये किस फॉर्म में आएगा, H माइनस की फॉर्म में आएगा, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो जब भी कार्बोनिल की BH3 के साथ रिएक्शन होती है तो ये इस टाइप का इंटरमीडिएट बनता है और यहाँ पे बोरॉन हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है इस कार्बोनिल पे और इसके बाद इस कार्बोनिल का रिडक्शन होता है। तो ये जो BH3 है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, BH3 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह से देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, आगे जाके इसे आपको बस ब्रेक करना है और कार्बोनिल का रिडक्शन होगा, किससे, BH3 से। अब देखो जब यहां से ये हाइड्राइड आयन इसने ट्रांसफर किया कार्बोनिल पे, तब क्या हो गया, फिर से बोरॉन की वैलेंसी 3 हो गई, मतलब बोरॉन के पास अभी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये स्टेबल भी बन जाएगा। तो जब भी आप रिडक्शन की कंसेप्ट देखते हो वहां पे बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड है, वो सभी जो है वो इसी की तरह एक्ट करते हैं और मेटल के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में अटैक करता है पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप पे
और हाइड्राइड आयन वहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा। तो ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। समझ गए आप कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेंगे सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हैलोजेंस जो है ये भी अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। अब देखो इस हैलोजेंस में देखो कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, इस टाइप्स के बॉन्ड्स है। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी वीक न्यूक्लियोफाइल, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही वो क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। और जितनी बॉन्ड जितना जितना वीक होगा बॉन्ड उतना ही वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब इन चारों में से जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है ये। अब इसका रीजन क्या है, रीजन है इसकी साइज। क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन और फ्लोरीन की एग्जैक्ट सेम साइज होती है, एग्जैक्ट सेम साइज होती है। तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो अच्छे से इंटरैक्ट होते हैं, ओवरलैपिंग होती है, उसकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसलिए यहाँ पे जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पे कार्बन और आयोडीन की बात करेंगे तो कार्बन की साइज कम है, आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा है। आयोडीन की साइज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छे से पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से ये वीक बॉन्ड होगा। और जहाँ पे वीक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जहाँ पे वीक बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर मैं सी एफ, सी सी एल, सी बी आर और सी आई बॉन्ड की बात करूँ तो ये बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रहेगा। सेम नीचे देखते हैं सी सी, सी एस आई, सी जर्मेनियम, यहाँ पे टीन है और यहाँ पे लीड है। यहाँ पे भी सेम ही कंसेप्ट को आप यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, मतलब इसकी साइज कम है। और साइज की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जब भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए तो नेचर में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की आप चेन देखते हो, सही है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। रीजन भी यही है कि दोनों की साइज अच्छी है। ओके, जैसे आप नीचे नीचे आते हो पीरियोडिक टेबल में नीचे आओगे तो साइज बढ़ती जाएगी एटम्स की। तो कार्बन और सिलिकॉन का जब बॉन्ड बनाओगे तो कार्बन की साइज कम है, सिलिकॉन की थोड़ी ज्यादा। यहाँ पे देखो जर्मेनियम और ज्यादा बड़ा होगा। टीन देखते हैं, टीन उससे ज्यादा बड़ा होगा। और अगर मैं लीड की बात करूं तो लीड उससे भी सबसे बड़ा है। तो जहां पे साइज में डिफरेंस है, जहां पे साइज में डिफरेंस है वहां पे वीक बॉन्ड्स होंगे और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। तो जब भी कार्बन और लीड का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखना, जहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और जहां पे वीक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। जैसे कि हमने पोलर सिग्मा बॉन्ड्स में भी देखा, वहां पे बहुत ज्यादा सेपरेशन है, इसलिए वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट हो सकता है। अब ये कंसेप्ट से मैंने आपको बताई है कि सिग्मा बॉन्ड क्या करता है। सिग्मा बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन एनायनिक स्पेसिस। फॉर एग्जांपल BH3 का मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। यहाँ पे देखते हैं ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हम इसे लिखते हैं LaH। ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिडक्शन करता है कार्बोनिल्स का। कैसे करेगा, इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं Al H H H H।
एल्यूमिनियम पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे Li+ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। अभी अगर इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या करना चाहेगा, ये खुद को स्टेबलाइज करना चाहेगा। अगर स्टेबलाइज उसे करना है तो यहाँ से हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करना पड़ेगा इस कार्बोनिल पे, तो इस पे अटैक हो जाएगा और ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, फाइनली कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। तो जब भी आप रिडक्शन करते हो तो रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स कार्बोनिल कंपाउंड्स कन्वर्ट होते हैं अल्कोहल में। रिडक्शन में आप हाइड्रोजन की एडिशन कराते हो, तो यहाँ पे देखो ये एक हाइड्रोजन एक्सेस में ऐड हो गया और यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन एक्सेस में ऐड हो गया। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है और ये किसने करवाया है, देखो ये हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन किया है एल्यूमिनियम ने। ओके, सेम आगे जो मॉलिक्यूल है ये भी उसी की तरह एक्ट होता है। ये है डाइबल एच का स्ट्रक्चर नीचे है। ओके, डाई आइसोब्यूटिल अल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, डाइबल एच है। ये यहाँ पे भी होता क्या है, सबसे पहले अल्यूमिनियम जो है, ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, उसके बाद यहाँ पे इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्यूमिनियम पे बढ़ेगी और उसके बाद यहाँ पे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा जो क्या है, रिडक्शन होगा कार्बोनिल का। तो ये जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताई है, इसमें मुझे आपको ये बताना है आगे जाके, देखो यहाँ पे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबल एच दोनों को यूज किया है। यहाँ पे ऑलरेडी जनरेटेड हाइड्राइड आयन था, आपने सीधा ट्रांसफर किया कार्बोनिल पे। यहाँ पे सबसे पहले एल्यूमिनियम को आपको क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करनी पड़ी, उसके बाद ही हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो गया। दोनों में डिफरेंस को समझो कि डिफरेंस क्या है। तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर मैं कार्बोनिल की ही बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉमन मॉलिक्यूल लिया है रिडक्शन के लिए कार्बोनिल, यहाँ पे भी कार्बोनिल का रिडक्शन करवाया LAH ने और यहाँ पे भी रिडक्शन करवाया मैंने डाइबल एच में। तो अगर मैं बात करूं कीटोन, अगर मैं बात करूं कीटोन और ईस्टर की, अगर मैं बात करूं कीटोन और ईस्टर की, तो मुझे आपको बताना है कि LAH कार्बोनिल का अच्छी तरह से रिडक्शन करेगा या फिर ईस्टर का करेगा। समझ गए? अगर किसी मॉलिक्यूल में, सपोज करो आपके किसी मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल, कीटोन और ईस्टर, तो LAH कार्बोनिल का रिडक्शन करेगा या फिर ईस्टर का करेगा। उसी तरह से डाइबल एच जो है, LAH, इन दोनों में से किसका रिडक्शन करेगा, इसका करेगा इसका करेगा, ये बताना है आपको। और डाइबल एच जो है वो भी रिडक्शन किसका करेगा, इन दोनों में से। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे कि LAH कीटोन का रिडक्शन करेगा सबसे पहले या फिर ईस्टर का, डाइबल एच जो है वो कीटोन का करेगा या फिर ईस्टर का, ये मुझे आप नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे। अभी आता है तो अभी भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियोफाइल की ये जो कंसेप्ट है उसे समझा है। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो है वो लोन पेयर हो सकते हैं, निगेटिव चार्ज हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर सिग्मा बॉन्ड्स हो सकता है। ये सभी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होंगे, और किस तरह से होते हैं, क्यों होते हैं, वो मैंने अभी भी आपको बता दिया है।
तो आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। आज न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट जो है वो खत्म करेंगे और कल स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है? कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा डोनर होगा, या फिर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरह से डिसाइड करोगे। इसके पहले भी हमने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखा है, पर वहां पे कुछ नया नई न्यू कंसेप्ट है, उसे भी आगे